हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 11वां दिन है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित आज हमारा टर्न है। ये धारा जो थी, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित है, चूँकि सन 2000 में जो आईटी एक्ट आया, उसी के बाद ये अंतः स्थापित हुई हैं दो धाराएं, 65 का और 65 का, 65A 65B। दोनों धाराओं को सबसे पहले देख लें। 65A कहती है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित? सिर्फ और सिर्फ 65A में इतना कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो अंतर वस्तुएं हैं उनको धारा 65B के अनुसार साबित किया जा सकेगा या साबित की जा सकेंगी। मेन हम लोगों को पढ़ना है 65B। 65B क्या कर रही है धारा? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता कहते हैं ग्रहण करने को। इंग्लिश में इसको एडमिसिबिलिटी कहते हैं। एडमिट करना, ग्रहण करना, तमाम बातें। तो कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को ग्रहण करेगा न्यायालय? ग्राह्यता कब होगी, उनको कब ग्रहण करेगा, पहले ये बताया है। बात को बिल्कुल क्लियर समझ लें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है ये टॉपिक, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। पहले ही कह दिया गया है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी चीज़ के होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट कोई सूचना जो कागज़ पर मुद्रित है, प्रिंट की गई है और कंप्यूटर द्वारा उत्पादित की गई है, किस प्रकार से, चाहे वो प्रकाशीय लाइट के माध्यम से या फिर चुंबक माध्यम से, दो तरह से कोई चीज़, जैसे आप फोटो कॉपी कराते हैं तो लाइट और चुंबक दो तरह से, मैग्नेटिक और लाइटनिंग दो तरह से फोटो कॉपी होती है, या कहीं पर भी उसको प्रिंट आउट निकाला जाता है उसका। तो ये दो माध्यमों से प्रिंट आउट निकाला जाता है। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ की जो अंतर्विष्ट वस्तु होगी, किसी भी वस्तु की, चीज़ की, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अनुसार आपने किसी भी सूचना को क्या किया है, कंप्यूटर द्वारा निकाला है या उसमें भंडारित किया गया है या उसकी नकल की गई है। तो उसको पहली बात तो यह है कि अगर आप जब उसकी नकल करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे आप लाइटनिंग के माध्यम से निकालें या मैग्नेट के हिसाब से माध्यम से निकालें किसी कंप्यूटर से, तो उस पहली बात तो उस चीज़ को जो आपने प्रिंट आउट निकाला उसको दस्तावेज माना जाएगा। पहली बात समझ पाए? इतनी बात, इतना मतलब समझना है कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में कोई भी प्रिंट आउट निकाला है कंप्यूटर से, चाहे वो किसी भी माध्यम से निकाला हो, तो पहली बात तो उस प्रिंट आउट को दस्तावेज माना जाएगा। और दूसरी बात है, अगर इस अधिनियम में जो अभी हम उपधारा 2 बताएंगे, अगर उन शर्तों को पूरा कर दिया है, उस प्रिंट आउट को निकालते वक्त उन सारी शर्तों को पूरा कर लिया गया है, तो वो जो प्रिंट आउट है, वो जो कंप्यूटर से निकाला गया जो दस्तावेज है, जो कागज़ है, वो मूल रूप में क्या होगा, बिना किसी और चीज़ के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय के समक्ष, और साक्ष्य में वो ग्राह्य होगा, न्यायालय उसको ग्रहण करेगा। अब शर्तें कौन कौन सी हैं वो समझ लें उपधारा 2 में। पहली उपधारा 1 समझ गए होंगे कि कोई भी प्रिंट आउट अगर आप कंप्यूटर से निकालते हैं तो वो क्या है, दस्तावेज है, और उस दस्तावेज के साथ अगर आपने उपधारा 2 की शर्तें पूरी हुई हैं तो वो कागज़, वो दस्तावेज क्या है, न्यायालय के समक्ष बिना किसी और सबूत के डायरेक्ट पेश हो सकेगा, वो सबूत के साक्ष्य के तौर पर, और न्यायालय उसको ग्रहण करेगा। उपधारा 2 में समझ लें क्या बातें कही गई हैं कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो दो में बताई गई कंप्यूटर उत्पाद के ये में जो बातें कही हैं उनके द्वारा शर्तें कौन सी पूरी करनी होंगी। तो पहली शर्त, उस कागज़, उस दस्तावेज को ये पूरी करना होगी कि जो सूचना को धारण करने वाले कंप्यूटर या उत्पाद या कंप्यूटर का कोई स्रोत था, उसके जो उसमें सूचना प्रस्तुत की गई थी, धारण की थी कंप्यूटर ने, तो उस वक्त क्या था, कंप्यूटर पहली बात तो नियमित रूप से प्रयोग में था, और नियमित रूप से प्रयोग उस वैध नियंत्रण में था। कहने का मतलब है विधिक रूप से जो उसका मालिक था कंप्यूटर का, उसके
नियमित रूप में वो कंप्यूटर चल रहा था और उस नियमित रूप में चलने के दौरान ही कोई भी सूचना उस कंप्यूटर में आई थी, उस कंप्यूटर ने धारण की थी। पहली बात, पहली शर्त ये पूरी करना पड़ेगी। दूसरी शर्त, उस दस्तावेज को ये पूरी करना पड़ेगी, उस कागज़ को ये पूरी करना पड़ेगी जो प्रिंट आउट निकाला आपने, वो ये होगी कि उक्त अवधि के दौरान जो सूचना नियमित रूप से क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में उस कंप्यूटर में भरी गई थी। ठीक, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको संकेत मिल रहा होगा। तीसरी बात, उक्त अवधि के दौरान कंप्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था। कहने का मतलब है कंप्यूटर जो था वो प्रॉपर रूप से इस्तेमाल हो रहा हो, वैध रूप में इस्तेमाल हो रहा हो। चौथी और आखिरी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपने सूचना के तौर पर निकाला है उस कंप्यूटर से, वो क्या हुई हो, उस सामान्य अनुक्रम के अनुसार उस कंप्यूटर में भरी गई हो वो सूचना, और फिर उसको सामान्य अनुक्रम के अनुसार ही उसको पुनः उत्पादित किया गया हो। कहने का मतलब है सारी चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं, चारों शर्तें, कि कंप्यूटर के अंदर या जो भी आपने स्रोत लिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, तो वो वैध नियंत्रण में होना चाहिए, संचालित होना चाहिए वैध व्यक्ति के द्वारा, और सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, प्रॉपर रूप में होना चाहिए। उसके अलावा तीसरी बात है, कंप्यूटरों के संयोजनों में भी उक्त नियम लागू होंगे। मतलब एक से अधिक कंप्यूटर अगर उसी अभिलेख को निकाल रहे हैं तो सारे अभिलेख को निकालने वाले, सारे प्रिंट आउट को निकालने वाले कंप्यूटर के साथ जो हमने उपधारा 2 में बातें पढ़ी हैं वो सब लागू हो जाएंगी। चौथी और आखिरी बात है, सूचना कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई तभी मानी जाएगी जबकि उसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हो। बहुत क्लियर बात कह दी। आखिरी बात कि आपने कंप्यूटर से कोई सूचना निकाली है, सही प्रॉपर वे में उसको भरा गया हो, प्रॉपर वे में उसे निकाला गया हो, और भरते समय या सूचना को निकालते समय आपने कोई भी उसमें मानवीय हस्तक्षेप, मतलब कोई अपनी तरफ से कोई फोर्जरी, कोई ऐसा काम ना किया हो गया हो जिससे उसकी जो विश्वसनीयता है या उसकी ओरिजिनलिटी है डॉक्यूमेंट की, वो गड़बड़ हो। बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 2022 में, हम समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ाया है। अर्जुन, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, अर्जुन पंडित खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरनटयाल आगे कम जगह थी, हम इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या है इसमें केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B है, 65B है, उसके अंतर्गत जो है, अगर अपेक्षित प्रमाण पत्र कोई ज़रूरी नहीं, कहने का मतलब है जो आप दस्तावेज 65B के अनुसार जो प्रिंट आउट आप प्रस्तुत करते हैं न्यायालय के समक्ष, तो उसके साथ उसके प्रमाण पत्र होने के लिए कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो दस्तावेज जो आप प्रस्तुत किया है न्यायालय के समक्ष, प्रिंट आउट जो प्रस्तुत किया है न्यायालय के समक्ष, वो अपने आप में ही क्या होता है, मूल दस्तावेज है। कहने का मतलब है चाहे वो लैपटॉप से निकाला हो, कंप्यूटर से निकाला हो, टैबलेट से निकाला हो, मोबाइल फ़ोन से निकाला हो, वो दस्तावेज जो आप पेश करते हैं न्यायालय के समक्ष, उसके साथ में कोई भी आपको एडिशनल प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उसका मालिक है, जिसके वैध नियंत्रण में वो मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर था, वो न्यायालय के कटघरे में आकर ये साबित कर दे कि ये चीज़, ये यंत्र जिससे ये चीज़ निकाली गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख निकाला गया है, ये जो था मेरे अंडर में था, मैं वैध रूप से इसको चला रहा था, मेरे अंडर में था, ये कोई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और ये प्रॉपर तरीके से भंडारित किया गया था और प्रॉपर तरीके से इसको हमने इसका प्रिंट आउट निकाला, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर ये आदमी जिसने वो दस्तावेज पेश किया है, जिसके मार्फत वो पेश किया गया है, वो आकर का कोर्ट में कह देता है, कटघरे में आकर साबित कर देता है, तो न्यायालय जो 65B के अनुसार जो जितनी भी शर्तें हमने अभी आपको बताई हैं वो लागू हो जाती हैं उस पर। तो न्यायालय क्या करेगा, बिना कि किसी अतिरिक्त साक्ष्य के उस जो
प्रिंट आउट है उसको मूल दस्तावेज के रूप में, साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। एक और केस है दिलीप बनाम केरल राज्य AIR 2019। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे पेन ड्राइव हो, तो उसके अंतर्गत जो अंतर वस्तु होती हैं, उसके अंदर जो भरी हुई सूचनाएं हैं या वीडियो हैं या जो भी घटनाएं हैं, वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और उनको क्या है, दस्तावेज माना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो उनको एक दस्तावेज माना जाएगा। मगर होगा क्या, अगर ये दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत हुए होते हैं, मान लीजिए किसी महिला की 376 या 354 से संबंधित कोई वीडियो फिल्म बनाई गई है, तो अगर वो न्यायालय में पेश हो रहे हैं तो इस तरह से पेश किया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों के बीच हितों में संतुलन बना रहे, मतलब किसी भी पक्ष की मर्यादा का भंग नहीं किया जाना चाहिए ऐसे साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए। कहने का मतलब है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में भरी हुई सूचनाएं दिलीप बनाम केरल राज्य में दस्तावेज मानी गई, मगर उनको पेश करते वक्त न्यायालय को गरिमा या मानवता का पालन करना होगा। फिर एक दो धाराएं यहाँ पर और पढ़ा दें हम आपको, छोटी छोटी सी धाराएं। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत, तो धारा 67 का कहलाती है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत की ज़रूरत नहीं है अगर वो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। अगर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर नहीं है तो न्यायालय सबूत की मांग करता है, पहली बात। फिर धारा 73 का 73A अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किस धारा में, तो 67A में। और पूछा जाए अंकीय हस्ताक्षर, अंकीय हस्ताक्षर को आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर इंग्लिश में आ गया तो आप लोग को नहीं पता होता कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिए। इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो अंकीय हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताती कौन सी धारा, 73 इसमें भी वही बात है कि अगर कोई सत्यापन के बारे में सबूत देना होगा तो या तो वो व्यक्ति जिसने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं, या उसका नियंत्रक जो उसके अंडर में काम कर रहा है, या फिर जिसने प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने वो प्रमाणित किया है कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर हैं इन्हीं के हैं, तो उसको पेश करके ये साबित किया जा सकता है कि ये हस्ताक्षर इन्हीं के हैं। मगर सुरक्षित हस्ताक्षर या कहीं पर भी शब्द आ जाएगा तो सुरक्षित हस्ताक्षर या सुरक्षित साक्ष्य के बाद आपको अतिरिक्त साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रमाणितकर्ता को पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। सुरक्षित अगर नहीं है तो फिर आपको या इन लोगों को प्रस्तुत करके, इन लोगों को पेश करके साक्ष्य को क्या होता है, सबूत के रूप में साबित करना होता है। इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी धाराएं थीं, चाहे वो हस्ताक्षर हों या अभिलेख हों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हों, इन सब की बातें कर दी आपसे। इस तरह से ये आपका आज का टर्न कंप्लीट हो गया। अगले टर्न पर ज़्यादा धाराएं लेंगे क्योंकि काफ़ी स्लो चल रहा है सिस्टम। अगले हम टर्न पे प्रयास करेंगे कि धारा 90 तक आपको ले चलें। धारा 90 तक का टर्न 12 पे हम कंप्लीट करा देंगे सिलेबस, और कुल मिला के कोशिश करेंगे 15 या 18 दिन का मतलब 18 दिन का लेक्चर होगा। 18 दिन में 16 से लेकर 18 दिन में पूरा एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर तुरंत आप चूँकि हमारी लिस्ट पे चले जाएंगे, वीडियो लिस्ट पे चले जाएंगे, तो वीडियो लिस्ट पे सारे के सारे एविडेंस एक्ट के आपको डे वाइज पूरा सीरियल के हिसाब से सारा मैटर मिल जाएगा। और एविडेंस एक्ट से पहले हमने CRPC करा रखी है, वो मिल जाएगी। सारी भारत में जितने भी इम्तिहान होते हैं, चाहे प्री से संबंधित हों, चाहे मेन से संबंधित हों, चाहे ऑब्जेक्टिव हों, चाहे डिस्क्रिप्टिव हों, इस तरह का मैटर है कि सबके लिए कंप्लीट है ये मैटर। और सारे वीडियो जितने भी हमारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, सबके साथ हमने PDF लगाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और कोई असुविधा हो तो हमने कई वीडियोज़ में अपना नंबर 9450770672 दिया है, उसके मार्फत या फिर कमेंट्स के मार्फत हमें बताइए। कोई अगर कमी बड़ी लगती है तो उसमें चेंज किया जा सकता है। इसलिए इस मैटर ये कंप्लीट मैटर है, सबको शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।